गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। सभी को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और स्वागत है। आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। पिछली आपकी जो क्लास हमारी हुई, यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अभी तक 2 क्लासेस आपने देखा। पिछली जो क्लास रही उसमें हमने आपको डिस्कस किया कि किस तरह से पुर्तगीज और स्पेन बच्चों सबसे पहले प्रयास करते हैं कि नए रूट्स, नए रास्ते के माध्यम से नए देशों की खोज की जाए व्यापार के लिए। और उसमें जो है आप देखेंगे वास्को डी गामा भारत आया और कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच गया। तो वास्को डी गामा भारत आया, कैसी उसकी जर्नी रही, किन जहाजों के द्वारा आया, ठीक है, कौन कौन सी जहाजें थी, कितनी जहाजी बेड़े उसमें शामिल थे, कैसे वो जमोरिन से इंटरेक्ट करता है और कैसे अफ्रीका महाद्वीप के यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए वो जो है कैसे भारत पहुंचता है। ठीक है, तो वो सारी जर्नी मैंने पिछली क्लास में बताया। आपको ये भी बताया कि वास्तव में यूरोप में क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस दौर में हुए जिसकी वजह से जो है इनको एक नए रास्ते की तलाश करना पड़ा। ठीक, और उस रास्ते की तलाश करने में जो है वास्को डी गामा का क्या रोल रहा और वहां के राजा की क्या भूमिका थी और कैसे जो है पुर्तगीज कंपनी की स्थापना हुई और फिर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले वायसराय के तौर पर भारत में पुर्तगीज सत्ता को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। लेकिन बच्चों आज के सेशन में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे आपको कि वास्तव में जो शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने किया था उसे अंतिम रूप से या ये कहिए कि पूरी तरह स्टेबलाइज्ड जो है वो किसने किया, अल्बुकर्क ने किया। इसीलिए अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में जो है उसके वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि अल्बुकर्क ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से पुर्तगालियों ने एक लंबे समय तक, आप देखेंगे कि आने वाले लगभग 100 ईयर्स तक जो है पुर्तगीज सत्ता में क्या रहे, बने रहे। ठीक है, और इन्होंने ही बच्चों पूरी तरह से भारत या दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार का एक तरह से मोनोपोली स्टेब्लिश कर लिया और एक लंबे समय तक, लगभग 100 वर्षों तक, जब तक अन्य ब्रिटिश कंपनी या डच कंपनी नहीं आ गए यूरोप की, तब तक ये दक्षिण पूर्व एशिया के पूरे व्यापार का लाभ अकेले क्या रहे, लेते रहे। ठीक है, तो आज हम बच्चों अल्बुकर्क से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्बुकर्क बच्चों 1509 में आता है एज अ गवर्नर। ठीक है, एज अ गवर्नर अल्बुकर्क जब भारत आया तो अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगीज सत्ता को स्टेब्लिश करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज को अपनाता है उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है द डिसाइप्स ऑफ रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया वाज दैट ऑफ द सेकंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना का निर्णायक रोल जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बच्चों क्या किया, निभाया। अल्बुकर्क भारत में जब आया तो सबसे पहला काम जो इसका रहा बच्चों, वह काम इसका सबसे पहला ये रहा भाई 1509 से लेके 1515 तक बच्चों ये भारत में रहा। ठीक है, यानी 1509 से लेकर 1515 तक जो है ये क्या करता है, भारत में रहता है। और कहते हैं कि इसने बच्चों भारत में क्या रोल अदा किया, उसमें सबसे पहला प्रयास ये था कि इसने बीजापुर से बच्चों, जहां के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को सबसे पहले क्या किया, छीना। यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीना और गोवा को इसने जीता कब, 1510 में। हालांकि गोवा 1530 में जाके जो है वो क्या बनता है, प्रशासनिक केंद्र बनता है। ठीक है, यानी पुर्तगालियों का प्रशासनिक केंद्र जो है गोवा कब बना, 1510 में बना। ठीक है, प्रशासनिक केंद्र जो है ये 1530 में जो है गोवा प्रशासनिक केंद्र बनता है। ठीक है, लेकिन इसे जीता कब था, तो 1510 में जीता था। अब आप जानते हैं पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री हमने बताया था 1503 में कहां बनती है, कोच्चि में। ठीक है, और कोच्चि को ही इन्होंने अपना प्रशासनिक सेंटर भी बनाया था। अगला जो प्रशासनिक केंद्र बनाया इन्होंने किसको बनाया, गोवा को बनाया। ठीक है, अगला जो प्रशासनिक केंद्र बनाया बच्चों वो गोवा को बनाया। अल्बुकर्क ने भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों के विवाह को बच्चों प्रमोट किया। क्यों किया, इसलिए किया भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई पुर्तगाली सपोज करिए कि अगर वो भारतीय महिला से विवाह करता है, ठीक है, यदि भारतीय महिला से कोई पुर्तगीज शादी करता है तो जो संतान उत्पन्न होगी वह किसके नाम से जानी जाएगी, वो पुर्तगीज कहलाएगी, क्योंकि पितृसत्तात्मक सत्ता थी। और इस तरह से पुर्तगीजों की संख्या जो है बच्चों वो भारत में इंक्रीज करती धीरे धीरे, और आने वाले समय में भारत में एक बड़ी संख्या में पुर्तगीज क्या होते, आपके सोसाइटी के पार्ट बन जाते और इनको भारत में सत्ता चलाना आसान हो जाता। ठीक, तो यहां पर इस चीज के लिए
इसके लिए प्रमोट करता है कि भाई हिंदू महिलाओं से क्या करिए, विवाह करिए। लेकिन आप सोचिए कि जो हिंदू सोसाइटी जो है इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, वो जो है इंटरनेशनल मैरिज को कैसे सपोर्ट करेगी। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से पुर्तगीज भारत में जो है सोशल सपोर्ट नहीं ले पाए, भारतीयों का सपोर्ट पुर्तगीजों को नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कहते हैं कि गोवा पर इसने कब्जा किया था, तो गोवा पर आसानी से कब्जा तो कर ही लिया। उस समय बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था, और अलेक्जेंडर के बाद ये पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन गया। ध्यान रखना, या तो सिकंदर ने जीता था यूरोपीय भूभाग को, ठीक है, भारतीय भूभाग को यूरोपियों में सबसे पहला कौन था, सिकंदर था। ठीक है, उसके बाद कोई यूरोपियंस जो है भारत को बच्चों जीता नहीं था। ये क्वेश्चन अगर बना देगा तो दिमाग एक बार आपका कहीं ना कहीं बच्चों एक तरह से स्ट्राइक तो करेगा ही। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिकंदर के बाद वह दूसरा यूरोपीय कौन था जिसने भारत के भूभाग को पहली बार जीता, तो या तो सिकंदर ने जीता ब्यास नदी तक के पश्चिम के क्षेत्र को, या तो दोबारा फिर किसने जीता, अल्बुकर्क ने जीता गोवा को। ये दूसरा यूरोपियन था जिसने भारतीय भूभाग को क्या किया, जीता। यानी कैप्चर ऑफ गोवा इन 1510, अल्बुकर्क इजिली ऑक्युपाइड गोवा, द मेन पोर्ट ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर, द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी आफ्टर अलेक्जेंडर टू कम अंडर यूरोपियंस। यानी अलेक्जेंडर के बाद ये पहली टेरिटरी थी बच्चों जो उनके क्या हुई, अधीन आई। और पूर्वी एशियाई क्षेत्र से व्यापार करने के लिए पुर्तगाल माने यहां पर बच्चों नागापट्टिनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, नागापट्टिनम को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अल्बुकर्क ने डेवलप किया। यानी जो ये वाला तट है, ये वाला तट, इस तट पर नागापट्टिनम सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था पुर्तगीजों का। ठीक है, नागापट्टिनम के उत्तर में स्थित है बच्चों सेंथोमे मैलमपुर, यहां जस्ट जो है आपके यहां पर है। ठीक है, यहां पर बच्चों जस्ट इसके ऊपर है सेंथोमे। ठीक है, इसी को सेंथोमे को मैलमपुर कहते हैं। बाद में यह सेंथोमे बच्चों आपके फ्रांसीसियों के उसमें चला जाएगा, ठीक है, अंग्रेजों में। तो सेंथोमे को ही मैलपुर कहते हैं, सेंथोमे को ही मैलपुर कहा गया है। ठीक है, और यहां पर पुर्तगालियों ने क्या बसाई, बस्ती बसाई, किसके समय, आपके अल्बुकर्क के समय। यानी सोचिए अभी तक वास्तु आपका जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो केवल बच्चों आपके इस पोर्ट, इस क्षेत्र में जो है वो कंट्रोल कर रहा था। नीले जल की नीति या शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी जो उसने अपनाया वो इस तट पर बच्चों कंट्रोल करने के लिए। अल्बुकर्क ने इसका विस्तार यहां भी कर दिया, श्रीलंका में भी कर दिया बच्चों। तो नागापट्टिनम को प्रमुख बंदरगाह बनाया और सेंथोमे को जो है वहां पर अपनी बस्ती बसाया। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप देखिए बच्चों ये है आपका सेंथोमे, दिख रहा है, तो ये आपका सेंथोमे है। ठीक है, नागापट्टिनम आप देख सकते हैं, ये आप यहां पे देखें और ज्यादा क्लैरिटी है। तो ये आपका नागापट्टिनम है और ये आपका क्या है, सेंथोमे। तो ये बनाया, इसको बनाया बस्ती उसने, इसको बस्ती बनाता है और इसको जो है अपना बंदरगाह बनाया। ठीक है, नागापट्टिनम जो है उसका क्या रहा, बंदरगाह रहा। ठीक है, नागापट्टिनम बंदरगाह रहा। इसी सेंथोमे को देखिए मैलापुर भी कहते हैं, यहां देखो लिखा मैलापुर। ठीक है, इसे मैलापुर भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैलापुर भी कहा जाता है। कहते हैं बंगाल का शासक इस समय बच्चों महमूद शाह, जो वहां का एक तरह से सूबेदार था। ठीक है, बंगाल का शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की क्या की, अनुमति दी। बंगाल के शासक ने पुर्तगालियों, देखिए बंगाल में इनकी एंट्री कब हो रही, पुर्तगालियों की बंगाल में एंट्री कब हो रही, तो बंगाल में पुर्तगालियों की एंट्री हो रही है 1536 चटगांव, 1536 चटगांव और आपके दूसरा सतगांव। सतगांव तो दो सेंटर इन्होंने कहा बनाए, बंगाल में बनाए। दो सेंटर बच्चों इन्होंने बंगाल में बनाए। किसके समय बनाया, जब वहां का सूबेदार कौन था, महमूद शाह। ठीक है, बंगाल के सूबेदार उस समय बच्चों कौन थे, महमूद शाह। और उस समय अगर मुगल सल्तनत की बात करें तो मुगल सत्ता में उस समय कौन है, तो मुगल सत्ता में 1536 में बच्चों यहाँ पे सूर्यवंश होगा। ठीक है, कौन सा वंश होगा, सूर्यवंश, क्योंकि सूर्यवंश नहीं आपका हुमायूं होगा बच्चों, माफ करिएगा, हुमायूं होगा, क्योंकि 1540 के बाद हुमायूं बाहर भागेगा। ठीक है, तो हुमायूं उस समय था। और बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को बच्चों चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की क्या की, अनुमति दी। अकबर की अनुमति से आगे चलकर हुगली में और शाहजहां की अनुमति से बुंदेल में बच्चों
कारखाने खोले गए अकबर के समय, अकबर की परमिशन से करा, विथ अकबर्स परमिशन फैक्ट्रीज वेयर ओपन इन हुगली एंड बुंदेल इज शाहजहांस डिक्री, यानी शाहजहां के समय जो है बुंदेल क्षेत्र में, ये बुंदेल भी आपके बंगाल का ही क्षेत्र है, ऐसा मत मानना कि ये बुंदेलखंड है, ये बंगाल का ही पार्ट है। तो शाहजहां के समय जो है बुंदेल में, अकबर के समय हुगली में, और हुमायूं के समय सतगांव और चटगांव। ठीक है, दो सतगांव और चटगांव। देखिए चटगांव और शतगांव, अगर बादशाह का नाम पूछेगा तो यहां पे आप बोलोगे हुमायूं। ठीक है, अकबर के समय हुगली, सबसे मेन सेंटर हुगली था। ठीक, शाहजहां के समय बुंदेल। तो बंगाल में अगर आपसे पूछे मैच कराने को दे दे, ठीक है, एक तरफ जो है शासक का नाम दे दे, एक तरफ जो है फैक्ट्रियों के नाम दे दे कि कहां कहां पे फैक्ट्रियां बनी और किस शासक के समय बनाया, तो आपको फिर मैच कराना होगा इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे मैच करा सकते हैं। ठीक है, 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर बच्चों किलेबंदी नहीं की गई थी, यानी जो ये वाला जो तट है, जो कोरोमंडल तट है, यहां पर दुर्गीकरण नहीं था। ठीक है, और इसके अंत बच्चों कहा जाता है कि एक तरह से पुर्तगालियों ने पूरे एशियाई व्यापार पर अपना क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। भाई जब आपने समुद्र के दोनों तटों पर अपना नियंत्रण कर लिया, समुद्र के दोनों तट पर बच्चों आपका कंट्रोल हो गया, भाई यहां पे आप देखेंगे तो यहां पर दीव है। ठीक है, दीव हो गया आपके अधीन, सूरत आपके अधीन हो गया। ठीक है, गोवा आपके अधीन हो गया। ठीक है, कालीकट आपके अधीन है, कालीकट आपके अधीन हो गया, कोचीन आपके अधीन है, कोचीन आपके अधीन हो गया। ठीक है, यहां पे आओगे तो श्रीलंका में कोलाबा, श्रीलंका में बच्चों कोलंबो, कोलंबो में इन्होंने अपना वो बनाया। यहां पे आप देखेंगे तो मलक्का में बनाया। ठीक है, मलक्का में भी इनकी वो थी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त बच्चों यहां पे आपने नागापट्टिनम पे कंट्रोल कर लिया, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम के जस्ट ऊपर आपने सेंथोमे में कंट्रोल किया, सेंथोमे में बस्ती बनाई, सेंथोमे में पुर्तगालियों ने बस्ती बनाई। फिर आपने बंगाल में क्या किया, बंगाल में बच्चों आपने यहां पे हुगली में बना लिया अकबर के समय, और बुंदेल में बना लिया शाहजहां के समय। ठीक, फिर इसके बाद सतगांव और चटगांव में बना लिया, तो सतगांव और चटगांव, यानी पूरे आपने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो सारे जो कोस्टल एरियाज हैं, पूरे कोस्टल एरियाज पे पुर्तगीजों के कंट्रोल हो गए। तो जब सारे कोस्टल एरियाज पे पुर्तगीजों के कंट्रोल हो गए, तो जो भी व्यापार यहां से होगा, चाहे ये दक्षिण पूर्व एशिया जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया वाला एरिया है, यहां से भी जो ट्रेड होगा वो या तो हिंद महासागर होके जाएगा या तो अरब सागर होके जाएगा। तो अरब सागर पे यहां ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पुर्तगीजों का कंट्रोल है। यहां पे बच्चों इन्होंने झोपड़ियां बना रखी है। ठीक है, उसको सैन्य झोपड़ी कहते हैं। तो पूरा इस तरह से पूरे एशिया पर कंट्रोल इस समय किसका हो गया, पुर्तगीजों का हो गया। तो इसका रिएक्शन भी तो होगा यूरोप में। भाई इनके इस ट्रेडिंग बेनिफिट से यूरोप के अन्य जो कंट्री हैं वो भी तो अफेक्टेड होंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं ये तो जो है कहीं न कहीं जो है ये एक तरह से इकलौता बेनिफिट ले रहा पुर्तगीज, तो इसका इंपैक्ट यूरोप में भी होगा। और रिएक्शन के रूप में आप देखोगे डच भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे, अन्य भी आएंगे। ठीक है, 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया, पुर्तगीज राजा ने बच्चों। दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से बच्चों लड़ने लगे। ठीक है, और कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना बच्चों मुश्किल हो जाता था। भारत के अंदर लूटपाट मचाना शुरू किया बच्चों। ठीक है, भारत के अंदर लूटपाट मचाना शुरू किया। कहा जाता है मुगल बादशाह अकबर स्वयं जो है पुर्तगालियों से काफी नाराज था। ठीक है, क्योंकि पानी पर इन्होंने एक ऐसी सिस्टम बना लिया था कि समुद्र में अगर आपको नौका उतारनी है तो इतना ज्यादा कंट्रोल इनका, हाईली कंट्रोल था वाटर पे, कि आपको भी परमिट लेना पड़ता था। उसे कारतेज कहा जाता है। और कहते हैं कि स्वयं बादशाह अकबर जो है अगर अपनी नौका पानी में लाना चाहते थे तो उनको भी कारतेज लेना पड़ता था। अब भाई कुछ भी हो, भले ही निःशुल्क दिया जाता था उनको, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान पे अधिकार किया हो, उसे भी अगर किसी यूरोपी से कारतेज लेना पड़े तो ये उसका अपमान ही तो था। तो पानी पर पूरा कंट्रोल था बच्चों, और इस वजह से था क्योंकि पुर्तगीजों की नौसेना बहुत बेहतर थी। और नौसेना बेहतर होने की वजह से ही, सेशन को थोड़ा सा शेयर करते रहें आप लोग, सेशन को बच्चों शेयर करते रहें, तो नौसेना पर जो है पूरा कंट्रोल होने की वजह से ही पुर्तगीजों ने पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया था। और इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से
लाइसेंस पास कराना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे और अन्यथा उसे लूट लेते थे। भाई अगर आप बिना परमिट के गए हो, जैसे गाड़ी चला रहे हो रोड पे, ठीक है, तो लाइसेंस होना जरूरी है। विदाउट लाइसेंस आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते, नहीं तो परिवहन अधिकारी जो है आपको क्या करेंगे, पेनाल्टी मारेंगे। ठीक, समझ गए कि नहीं? तो वही चीज बच्चों यहां भी थी। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक सबसे बड़ा कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना नहीं रखा, जिसकी वजह से ये हमेशा कमजोर रहे और इनको एक तरह से पुर्तगीजों की अधीनता माननी भी पड़ी। कहा जाता है कि ये पुर्तगीज बच्चों बड़े लेवल पर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। जबरदस्ती नमक का निर्माण करना, जैसे सूरत के बंदरगाह पर जो है जबरदस्ती जो हज यात्री होते थे उनसे टैक्स वसूलना, ये सारी चीजें मुगलिया सल्तनत को परेशान कर रही थी। इसीलिए आप देखोगे जब अंग्रेज यात्री आएगा विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, तो जहांगीर उसे परमिटेड नहीं करेगा, जहांगीर उसे अनुमति बच्चों नहीं देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको जो है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई जो पुर्तगीज थे, जो हमारा ट्रेड पुर्तगीजों से स्टार्ट हुआ, उस ट्रेड का स्वरूप क्या था, किन चीजों का व्यापार हम करते थे और किन चीजों का व्यापार, मतलब किसका हम एक्सपोर्ट करते थे, किसका इंपोर्ट करते थे, यानी आयात निर्यात हमारा क्या होता था। तो यहां पे देखिए कह रहा है कि पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से क्या लाते थे, सोना। यानी जो पुर्तगीज यूरोप से आते थे तो भारत या दक्षिण पूर्व एशिया से चीजों को, वस्तुओं को खरीदने के लिए वो वहां से सोना लाते थे, चांदी लाते थे। इनको बुलियंस कहा जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, बुलियंस कहते हैं। ठीक है, और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे, अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे और यहां से बदले में वस्तुएं ले जाते थे। मालाबार और कोंकण तट, मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। ठीक है, कह रहा है कि मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का क्या होता था, निर्यात होता था। सबसे ज्यादा जो है काली मिर्च का, बच्चों देखिए काली मिर्च को हम यवनिका कहते हैं, इसे यवनिका कहा जाता है। ठीक है, जो आपके यौवन यानी आपकी जवानी को बनाए रखे, आपके यौवन को बनाए, इसकी बहुत डिमांड होती थी यूरोप में। ठीक है, और यूरोप में डिमांड इस वजह से होती थी क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ठंडा प्रदेश है, तो वहां पे जहां ठंडी चीजें होती है, जहां क्लाइमेट ठंडा होता है, वहां पे आप देखेंगे लोग स्पाइसी फूड का ज्यादा यूज करते हैं। तो स्पाइसी फूड के लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए। अब मसाला मिलेगा भारत में अब बेहतर क्वालिटी का, तो मसालों का भी अपना एक टेस्ट होता है। एक बार अगर आपको उसका टेस्ट लग जाए तो फिर आपको वही पसंद आता है। तो इसलिए भारत के मसाले की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और मालाबार से बदले में अदरक ले जाते थे, दालचीनी। ठीक है, ये देखो अदरक है, ये तुम्हारी दालचीनी है, ये तुम्हारी हरड़ है, बहुत बहुत यूज होती है बच्चों, मेडिसिन निर्माण में भी हरड़ का यूज होता है। ये तुम्हारा चंदन, आज भी चंदन की तस्करी होती है। ये तुम्हारी हल्दी हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी नील हो गई जो वहां के वस्त्र उद्योगों में यूज की जाती थी। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत या वाणिज्यवाद का दौर चल रहा था, तो वहां पर रंगाई के लिए नील का बच्चों यूज होता था। तो इन चीजों को वो क्या करते थे, अपने यहां से ले जाते थे, इंडिया से ले जाते थे, कहां पे, यूरोप में। ठीक है, और उत्तर पश्चिम भारत से, देखिए वो तो पूर्वी भारत से हो गया, उत्तर पश्चिम भारत से यानी जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से क्या लेते थे, तो टाफ्टा। टाफ्टा एक प्रकार का बच्चों क्या है, कपड़ा है। टाफ्टा एक प्रकार का टाइप ऑफ क्लॉथ है। ठीक है, दूसरा चिंट्स, टाफ्टा और चिंट्स। ठीक है, ये देखो ये आपका दोनों दोनों क्या है, कपड़े हैं। ठीक है, तो ये चिंट्स कपड़ा, देखिए ये चिंट्स कपड़ा है और ये टाफ्टा कपड़ा, बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही मुलायम होता है। चिंट्स कपड़े की वैरायटी है और टाफ्टा भी कपड़े की वैरायटी है। ठीक है, टाफ्टा भी कपड़े की वैरायटी है। तो जटामांसी, जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। ये देखो ये है जटामांसी, ये बच्चों आपका क्या है, जटामांसी। पुर्तगीज जटामांसी कहां से लेते थे, बंगाल से लेते थे। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया यानी जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, वहां से क्या मंगाते थे, तो वहां से लाख, ये देखो ये आपकी लौंग हो गई। ठीक है, कस्तूरी बहुत ही महंगी मिलती है बच्चों, कस्तूरी हो गई। ठीक है, बहुत ही महंगी मिलती है। ठीक है, कस्तूरी बच्चों बहुत महंगी मिलती है। ये शीप है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, शीप है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से आता था। अब पुर्तगीज जो है, पुर्तगाली जो है, फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, देखिए ध्यान दीजिएगा,
वहां से ये क्या लाते थे, गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, ठीक है, स्थापित सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। यानी वहां से भी कुछ गुड्स, देखिए व्यापारी तो दोनों तरफ से ट्रेड करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि केवल भारत से ही वस्तुएं ले जाकर यूरोप में सेल करेगा। यूरोप से ही वस्तुएं भारत क्या करेगा, लाएगा, वहां से भी वस्तुओं को भारत में लाएगा। तो वहां से जो वस्तुएं भारत में लाया जाता था उसमें आप देखिए बच्चों, तो उसमें क्या है, गुलाब जल है जो बहुत फेमस है, राजा महाराजा नवाब बच्चों बहुत यूज करते थे, गुलाब जल में ही स्नान किया करते थे, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका, ये बच्चों आपका क्या है, मूंगा है, ठीक है। और ये देखिए आपका तांबा हो गया, ये आपका, ठीक, ये आपका सिंदूर हो गया, ठीक, ये क्या है, ये सिंदूर है, ठीक। तो इन चीजों को वहां से लाते थे, ध्यान दीजिए, यूरोप से पूछेगा यूरोप से क्या लाया जाता था, तो सिंदूर, पारा, तांबा, गुलाब जल, ठीक है, और मूंगा, ये सारी चीजें यूरोप से आती थी। बदले में यहां से ज्यादातर चीजें जो जाती थी उनमें कौन से, ज्यादातर वस्तुएं जो यहां से जाती हैं उनमें ज्यादातर बच्चों मसाले यूज हैं, ज्यादातर उसमें क्या है, मसाले हैं, ठीक है। इसके साथ देखिए ढले हुए सिक्के भी कोचीन और गोवा बंदरगाह पर बच्चों 1536 पर लाए जाते थे। यानी यूरोप से ढले हुए सिक्के ये पुर्तगीज लाते थे, ठीक है। कह रहा है कि द मिंटेड कॉइन्स वेयर आल्सो ब्रॉट द कॉइन्स द कोचीन एंड गोवा पोर्ट, ठीक है, 1536। तो 1536 में जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि वो क्या करते थे, वो बच्चों आपके गोवा और कोचीन बंदरगाह पर, गोवा और कोचीन बंदरगाह पर लाते थे, ठीक है। यहां पर जो है मुद्रा भी आना शुरू हो गई थी, कॉइन्स, पहले तो सोना चांदी लाते थे। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि मुद्रा उन्होंने कब से लाना शुरू किया व्यापार करने के लिए, तो मुद्रा का जो सबसे पहला प्रमाण है वो यही है 1536 में कोचीन और गोवा बंदरगाह पर। नगर इत्यादि इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य को से भी इन्होंने क्या किया, लाभ अर्जित किया, ठीक है। फिर कह रहा कि बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया और मार दिया गया, ठीक है। बहादुर कौन है, तो ये बहादुर गुजरात का सूबेदार है जिसको पुर्तगालियों ने बच्चों क्या किया था, मार दिया था। ये गुजरात का सूबेदार है, गुजरात का बच्चों सूबेदार है, इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों ने इसकी हत्या की थी। अकबर पहली बार यूरोपीय ईसाइयों से मिला था, और वो यूरोपीय ईसाई कौन थे, पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारी से कैम्बे में बच्चों देखिए, कैम्बे, कैम्बे गुजरात में है। जब यहाँ पर दौरे पे आया था अकबर गुजरात विजय के लिए 1572 में उसने गुजरात विजय किया था, और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया था, आपका बच्चों बुलंद दरवाजा बनवाया था, कहां पर, फतेहपुर सिकरी में। तो अकबर गुजरात विजय 2 बार करता है और सबसे त्वरित विजय मानी जाती है, क्योंकि 9 माह के अंदर उसने गुजरात को दोबारा जीता, और इसकी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है आपके फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, ठीक। और अकबर जो है यहीं पर कैम्बे में गुजरात में पहली बार फर्स्ट टाइम पुर्तगालियों से मिला, और बाद में पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपने ईसाई संतों को जो है, मोन्सेरात को जो है अकबर के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो मुगलिया दरबार में ईसाइयों का जो आगमन है, संत ईसाइयों का आगमन जो है वो सबसे पहली बार जो है वो अकबर के समय ही होता है। अकबर धर्म और मीमांसा के सवालों से परेशान था, इसीलिए वहां के, आप जानते हैं बाद में बच्चों चूंकि इसने इबादत खाने की स्थापना किया अकबर 1575 में, और 1578 में जो है ये विद्वानों से मिलना शुरू करता है, इबादत खाने में सारे विद्वानों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। सभी धर्म के रियलिटी को जानना चाहता था कि वास्तव में धर्म है क्या, ठीक है, किसे हम धर्म कह सकते हैं, कि वास्तव में धर्म होता क्या है, उस चीज को समझने का इसने क्या किया, प्रयास किया, ठीक। तो यहां पे आप देखेंगे इसने फतेहपुर सिकरी में 1578 में एंटोनियो कैब्रेल को बुलाया, लेकिन वह अकबर के सवालों का जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। यानी सूफी संत एंटोनियो कैब्राल पहली बार अकबर के दरबार में आता है, लेकिन वो अकबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये कैब्राल महोदय अकबर के जवाब को मतलब संतुष्ट नहीं कर पाए, ये दे नहीं पाए, ठीक है। धर्म का मूल उद्देश्य क्या होता है,
इसी चीज को अकबर जानना चाहता था। और वो ये भी जानना चाहता था कि क्या सभी धर्मों के उद्देश्य अलग अलग हैं। बाद में जो अकबर को पता चला, उसी के आधार पर अकबर बच्चों क्या करता है, दीन इलाही की घोषणा करता है, अपने धर्म की घोषणा करता है और स्वयं को बच्चों सबसे बड़ा धर्म पुरुष मान लेता है। धार्मिक मामलों में सबसे बड़ा निर्णायक कर्ता स्वयं को घोषित कर देता है। हालांकि कट्टर मुसलमान इस बात से बेहद नाराज भी हो गए थे। तो 1579 में दो धर्म मीमांसा गोवा से पुर्तगालियों से भेजने को कहा। यानी 79 में फिर जब कैब्राल संतुष्ट नहीं कर पाए तो दो और जो है माने ईसाई संतों को आमंत्रित करता है 79 में। और चर्च के लोगों ने इसे बादशाह और अन्य लोगों को ईसाई बनाने का मौका समझा। बाकी लोगों ने सोचा कि अकबर जो है क्या करेगा, लोगों को ईसाई बनाना चाहता है। ठीक है, जब अकबर ने अपने दरबार में ईसाइयों को बुलाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि अकबर क्या करना चाह रहा है, ईसाई बनाना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। अफवाहें ऐसी उड़ती रहती हैं। और 1580 में रोडाल्फो, देखिए 1518 में रोड क्लैफो, एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सराट, ठीक है, ये नाम फेमस है, याद रखना, एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेराट। पहले कैब्राल आया था, फिर एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सराट। तो ओवरऑल कितने आए, 3 आए। ठीक है, ओवरऑल कितने आए, 3 आए अकबर के दरबार में। ठीक, तो दूसरा मिशन, वो तो पहला मिशन, देखिए दूसरा मिशन, सेकंड मिशन 1590 से 1592 तक। एक पहला प्रथम मिशन कब था, तो प्रथम मिशन जो है प्रथम बार अकबर ने 1578 से 1579 इसमें बुलाया, जिसमें 3 ईसाई आते हैं। दूसरा मिशन 1590-92 में आया। तीसरा जो है 1595 में आया। तो यानी 3 बार मिशनरियां जो है अकबर के दरबार में बच्चों आती हैं। थर्ड टाइम, देयर आर थर्ड टाइम मिशनरीज कम टू इन अकबर। ठीक है, तो अकबर के पास जो है 3 बार मिशनरियां आती, लेकिन सभी मिशनरी धर्म परिवर्तन में क्या रही, असफल रही। मिशनरियां अपने अलग उसमें थी कि भाई हम अकबर को सेटिस्फाई कर देंगे अपने रिलीजन से, तो अकबर क्या करेगा, धर्मांतरण कर लेगा, हमारे धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर बादशाह किसी धर्म को स्वीकार कर ले तो जनता पर ऑटोमेटिक उसका इंपैक्ट होता है, पूरा हिंदुस्तान ईसाइयत से प्रभावित हो जाता। और मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि भारत में पुर्तगालियों के आने का केवल एक पर्पज नहीं है ट्रेड करना, उनका दूसरा सबसे मेन पर्पज था रिलीजियस एक्सटेंशन, यानी धार्मिक विस्तार चाहिए था उनको, अपने धर्म का क्या करना था, प्रसार करना था। ठीक है, अपने धर्म का प्रसार करना था। तो फिर भी ईसाइयों को पनाह दी गई। ठीक है, अकबर पनाह देता है बच्चों ईसाइयों को। अब देखो, एक तरफ अकबर है, ठीक है, अकबर पुर्तगाली बंदूकें लेने पर विचार किया था। पुर्तगालियों से इसने बंदूकें लेने की बच्चों इसने क्या किया था, सोचा था। अकबर जो है पुर्तगालियों से बंदूकें लेने की कोशिश किया था। अकबर का बेटा जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह की योजना में पुर्तगाली सेना की सहायता लेने की कोशिश किया था। ठीक है, तो बेटा जो है पुर्तगालियों से सहायता इसलिए मांग रहा था कि बाप के खिलाफ क्या कर सके, विद्रोह कर सके। ठीक है, और वहीं अकबर जो है वह पुर्तगाली बंदूकों को खरीद के अपनी सेना का मॉडिफिकेशन करना चाह रहा है कि हम अपनी सेना को मॉडिफाई कर दें। ठीक है, हम अपनी सेना को क्या करें, मॉडिफाई करें। तो अकबर अलग है और जहांगीर का अलग दौर चल रहा है। जहांगीर, ये तो कैप्टन हॉकिंस की बात हो गई। ठीक है, जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है, ये वो चित्र है। ठीक है, हालांकि जहांगीर से जब वो मिला, आया तो 1608 में, लेकिन मिला जो है 1609 में जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेज वो है। लेकिन यहां पर इनको अनुमति इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि पुर्तगाली अंग्रेजों का बादशाह के दरबार में होना बिल्कुल नहीं चाहते थे। पुर्तगाली विरोध कर रहे थे। ठीक है, और पुर्तगीज विरोध की वजह से जो है जहांगीर अनुमति नहीं दिया। दूसरा, अनुमति न देने का जो व्यवहारिक कारण था, वह एक कारण यह भी था कि पुर्तगालियों से अंग्रेज माने मुगल्स काफी परेशान थे। एक तो पुर्तगाली नमक बना रहे थे बिना अनुमति के, नमक का निर्माण विदाउट परमिशन कर रहे थे। दूसरा जो है सूरत बंदरगाह पर कब्जा कर चुके थे ये लोग, और वहां से ये क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे उन धार्मिक यात्रियों से जो मक्का और मदीना जाते थे। ठीक है, तो ये 2 चीजें गलत कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा चल रहा था। और ये मुगल्स नहीं चाहते थे कि ये बच्चों भारत में क्या हो, शामिल हो। ठीक है, एक मिनट बच्चों, 1 सेकंड।
ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इसी कारण बच्चों गोवा के पुर्तगाली वायसराय डॉन मेडोजा की तरफ से फादर पेनहेरो, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगालियों की तरफ से फादर पेनहेरो और जहांगीर की तरफ से मुबारक खान ने अंग्रेजों को पनाह देने और पुर्तगालियों के कारोबार पर पाबंदी लगाने पर बातचीत करके मामले को क्या किया, सुलझाया। पुर्तगीज विरोध किए, तो पुर्तगीज जब विरोध किए तो दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप हुआ, और उस वार्तालाप में कौन कौन पार्टिसिपेट किया, तो उसमें पार्टिसिपेट करने वालों में पिनहेरो था, और पिनहेरो के सामने मुगल की तरफ से कौन था, मुबारक खान, ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार से निराश होकर लौट गया, परमिशन नहीं मिली बच्चों। हालांकि बाद में जहांगीर जो है उसे परमिशन दे देगा, क्योंकि अंग्रेजों के जहाज को सूरत जाने से रोक दिया गया। आपको याद होगा सूरत में ही अंग्रेज पहली फैक्ट्री भी बनाएंगे, जिसे परमिटेड करेगा जहांगीर कब, 1613 में जाके, ठीक है। तो यहां पर इसी वजह से अंग्रेजों को परमिशन नहीं मिल पाई थी विलियम हॉकिंस के समय, ठीक है। तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों का झगड़ा शुरू होगा। भाई आप पुर्तगालियों की वजह से अंग्रेजों को परमिशन नहीं मिल रही है भारत में आने की, तो अब जो है विवाद भी उत्पन्न होगा, और यहां पे जो विवाद उत्पन्न होगा, ठीक है, वह विवाद आगे चलकर बच्चों पुर्तगालियों के पतन का रीजन भी बनेगा। तो 1612 में यह विवाद शुरू होता है, ठीक है। और अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी अल्बुकर्क ही है बच्चों, अल्बुकर्क ही अभी जो है पुर्तगीज गवर्नर है, ठीक है। तो अंग्रेजी जहाज ड्रैगन और ओन्सियांडर, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी जहाज ड्रैगन और ओन्सियांडर ने कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को बच्चों हरा दिया, ठीक है। ये हराया कब, 1612 में, ठीक है। कैप्टन वेस्ट, दो जहाजें शामिल थे, ड्रैगन जहाज और ओसियांडर जहाज। जब यहां पुर्तगाली हार गए तब अंग्रेजों को, मुगलों को लगा कि लोहे से लोहा काटा जा सकता है, और तुरंत जो है अंग्रेजों को परमिशन मिल गई। 12 में अंग्रेजों ने हराया, ठीक है, 12 में अंग्रेजों ने हराया बच्चों। तो 12 में जब अंग्रेजों ने हरा दिया पुर्तगालियों को, तो तुरंत मुगलों ने परमिशन दे दिया, ठीक है। और कहते हैं उनमें जहांगीर की मां मरियम उज जमानी का सामान, जो कि करोड़ों रुपए का था, लूटा गया था, ठीक है, इस युद्ध में बच्चों, ठीक है। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा मरियम उज जमानी का सामान लूटा गया था। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की 2 कनीजों को बंदी बनाया गया था। कनीज माने होता सहयोगी। शाहजहां ने पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, ठीक है। इससे मुगल्स बहुत क्या हो गए, नाराज हो गए बच्चों, ठीक है। ये शाहजहां, ये ताजमहल और ये अपनी मुमताज महल, जिन्होंने 14 बच्चों को बनो जन्म दिया था, ठीक है, इनकी कैपेसिटी काफी अच्छी थी। 1580 में पुर्तगाल, देखिए 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ बच्चों जुड़ गया यूरोप में। कहां पर, यूरोप में, वहां पर पुर्तगाली स्पेन से समझौता कर लिया, और स्पेन के पतन के साथ साथ अब बच्चों पुर्तगालियों का पतन भी क्या होगा, शुरू हो जाएगा। मित्र अगर दुर्गुण वाला हो तो वो दुर्गुण आपके अंदर भी आ जाते हैं। आपने स्पेन से समझौता किया और स्पेन जो है पतन की तरफ जाने लगा, तो आपका भी पतन होगा। तो 1588 में, 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी हार दिया। अंग्रेजों ने जब स्पेन को हरा दिया तो सीधी सी बात है अंग्रेज भी बच्चों, माने पुर्तगीज भी क्या पड़ जाएंगे, कमजोर, क्योंकि पुर्तगीज स्पेन के साथ ही हैं। तो धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णुता और धर्मांधता इनके पतन का बच्चों एक कारण बनी, क्योंकि भारत में इन्होंने धर्मांतरण को प्रमोट किया, ठीक है, जिससे भारतीयों का सपोर्ट इनको नहीं मिल पाया, तो भारत में लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, ठीक। और भारतीय शासकों और जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता भी थी। इसकी वजह से पुर्तगाली भारतीय नहीं बन पाए, यानी भारत में इनको एक सपोर्ट नहीं मिल पाया। वो हमेशा डकैती और लूटमार करते रहे, इसलिए लोगों की नजरों में विलन बने रहे, ठीक है, हमेशा ये लूटमार करते रहे बच्चों। ये सब पतन के कारण है कि पुर्तगीज क्यों पतन की तरफ चले गए। ब्राजील की खोज हो जाने से अब पुर्तगालियों का ध्यान बच्चों ब्राजील की तरफ हो गया, पश्चिमी विश्व की तरफ, इसलिए भी भारत पर अब उनका पूरा ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से भारत में वो धीरे धीरे क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, ठीक है। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए, ठीक है, और वे वितरक के रूप में ही व्यापार करते रहे। यानी जिस तरह से अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ इंडस्ट्री बना लिए,
और उन इंडस्ट्रियों में बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू किया, वो काम पुर्तगीज नहीं कर पाए। ये केवल वहां की वस्तुएं लाकर भारत में बेचते रहे और भारत की वस्तुएं ले जाकर यूरोप में बेचते रहे, ठीक है। और जब इनका व्यापार छिन गया तो इनके हाथ में कुछ नहीं था। अगर उसी लाभ से इन्होंने एक स्टेबलिश कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया होता, ठीक है, अपने यहाँ इंडस्ट्री बना लिए होते, तो शायद दुनिया में पुर्तगाल सबसे आगे होता, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? पुर्तगाल ने लिया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा अत्यधिक नियंत्रण भी था, इस वजह से भी नहीं कर पाए, क्योंकि पुर्तगाली एक तरह से सरकारी कंपनी थी। राजा ने कहा था ना कि भाई 1/4 हमें चाहिए, ठीक है, राजा दौम। पुर्तगाली स्पेन के बाद, देखिए कह रहा पुर्तगालियों के पतन के बाद डच बच्चों भारत आते हैं, और डच आए 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। भारत में पहली डच फैक्ट्री 1605 में मुसुलिपट्टनम में बच्चों स्थापित होती है, ठीक है। डचों ने पहली फैक्ट्री जो है कहां बनाई? मुसुलिपट्टनम में। सर मैं 10 मिनट में कर दूं, अभी फ्री हो आपने? मैं 10 मिनट कर, हाँ मैं समझ गया। तो यहाँ पे देखिए अब डचों का रोल बच्चों स्टार्ट होगा। तो डच जो आए, तो डचों ने पहली फैक्ट्री भारत में मुसुलिपट्टनम में स्थापित किया था। बाद में आगे चलकर बच्चों इन्होंने 1652 में हुगली में कर लिया, 1658 में श्रीलंका में कर लिया, 1659 में तंजौर तमिलनाडु में कर लिया। तो डचों ने बेसिकली ज्यादा से ज्यादा किसके क्षेत्रों पर कब्जा किया? पुर्तगालियों के। भारत के अंदर जो है जो फैक्ट्रियां पुर्तगालियों के अधीन थी, ठीक है, उन पे डचों ने बच्चों क्या किया? कब्जा कर लिया। तो इस तरह आपकी जो पुर्तगीज कंपनी है वो बच्चों क्या हुई? पतन की तरफ चली गई, और उनका स्थान किसने ले लिया? डचों ने ले लिया, ठीक है। उनका स्थान बच्चों किसने ले लिया? डचों ने ले लिया। तो यहां पर आप देखिए एक चीज अभी आपको मुझे बताना है, और वो ये है बच्चों कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिंदुस्तान को आपके पुर्तगालियों ने क्या दिया, ठीक है, हिंदुस्तान को पुर्तगालियों ने क्या दिया, तो आप उसमें फिर क्या बताएंगे? उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि आप देखें, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो पुर्तगीज हैं, जो आपके पुर्तगीज हैं, उन्होंने भारत को क्या दिया? भारत को बच्चों क्या दिया, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे कि पुर्तगीजों ने भारत को प्रिंटिंग प्रेस दिया। भाई प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया, प्रिंटिंग प्रेस बच्चों, ठीक है। कहां पर? गोवा में लगाया गया, जिससे आगे चलकर भारत ने साहित्य लिटरेचर में बच्चों एक बड़ा रोल अदा कर पाया। भारत में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन का बड़ा आधार बना वो, ठीक है। इसके बाद बच्चों इन्होंने गोथिक कला, पुर्तगालियों ने ही बच्चों गोथिक कला भारत में लाई। गोथिक कला पुर्तगालियों की ही देन थी, ठीक है। बाद में आगे अंग्रेजों ने इसे और आगे बढ़ाया, तो ये इंडो गोथिक आर्ट बन गई। इंडो गोथिक आर्ट बन गई बच्चों। अंग्रेजों के समय तक ये क्या हो गई? इंडो गोथिक आर्ट, यानी इसमें भारतीय लक्षण भी आ गए। इन्होंने बच्चों लाल मिर्च, लाल मिर्च किसकी देन है? पुर्तगीजों की देन है। लाल मिर्च पुर्तगाली लाए, ठीक है। लाल मिर्च के अतिरिक्त बच्चों अनानास, अनानास, ठीक है, बादाम, ठीक है, तंबाकू, तंबाकू, ये सारी चीज जो है किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। और आपका बच्चों अगर हम स्पेशली अल्बुकर्क की बात करें, तो अल्बुकर्क ने आपके गोवा में बच्चों, इसने गोवा में सती प्रथा को बैन करने की कोशिश किया था, ठीक है। साथ साथ अल्बुकर्क ने गोवा में एजुकेशन के लिए विद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है। और इन्हीं के समय पहली चर्च बच्चों भारत में बनी। फर्स्ट चर्च जो है गोवा में स्थापित की गई किसके द्वारा? आपके पुर्तगीजों के द्वारा। यानी ईसाई धर्म का आगमन जो आपके हिंदुस्तान में हुआ, तो ईसाई धर्म का आगमन बच्चों हिंदुस्तान में किसके द्वारा हुआ? पुर्तगीजों के द्वारा हुआ। तो यहां पर जो आज मैंने आप पुर्तगाली टॉपिक्स आपका ये फिनिश हो रहा, 3 क्लास लग गया इसमें। तो आपने देखा कि पुर्तगीज जो है क्यों पतन की तरफ चले गए। एक तो डचों का आना, ब्राजील का इन्वेंशन हो जाना, अंग्रेजी नौसेना का इनसे कहीं ज्यादा बेहतर होना, ये बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से राजा का कंट्रोल होना, बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पुर्तगीज स्टेब्लिश नहीं हो पाए।
और उनकी जगह पे डच और अंग्रेज आ गए, ठीक है। तो डचों को डिफीट करेंगे कौन? अंग्रेज। फिर अंग्रेजों की लड़ाई होगी फ्रांसीसियों से, जिसमें आप पढ़ेंगे कर्नाटक वार्स, ठीक है। और अंततः भारत पर पूरी मोनोपोली किसकी बनेगी? अंग्रेजों की बनेगी। अंग्रेज ही अंतिम सत्ता के तौर पर भारत पे क्या करेंगे? शासन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका एक टॉपिक अभी फिनिश हुआ, पुर्तगीज जो है। चूंकि गले में थोड़ा दर्द है तो लंबी क्लास में नहीं ले पा रहा हूं, माफी चाहूंगा, 2-3 दिन के लिए आप लोगों से, ज्यादा नहीं। तो हाँ, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा पूरी क्लैरिटी उसमें रहेगी। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगीजों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो आप इन चीजों के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक बताना चाहेंगे कि आप जैसे अभी आपका जो हरियाणा प्रोफेसर का जो एग्जाम है, उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप बस बिलीव रखो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा बिलीव, चूंकि ऐप पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो ऐप पे क्लासेस थोड़ा लंबी होती है, वहां पे आप लोगों को अगर जुड़ना है, चूंकि टाइम से अगर आपको कोर्स चाहिए, ठीक है, तो टाइम से बेटा कोर्स तो आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो है ऐप पे आप जुड़ोगे। क्योंकि यूट्यूब पे हमारी भी अपनी एक मजबूरी होती है कि भाई हमें भी तो बच्चा चाहिए होता है, ठीक है। और मजबूरी इस बात को लेकर है कि आपको अगर जोड़ेंगे नहीं तो बाकी चीजें कैसे आगे चलेंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा ऐप के बच्चों के साथ थोड़ा बेहतर किया जाता है, ठीक है। उनके साथ कोशिश ये होती है कि थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, ताकि रिजल्ट दे सके। भाई जो हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है और कुछ पे करके जुड़ा है, तो उसके लिए रिजल्ट देना मेरी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो आप में से भी अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी प्रैक्टिसेस मिले, टाइम से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो, आपके डाउट्स हम क्लियर करें, ठीक है, तो आप हमारी पेड बैच से जुड़ सकते हैं। और इसके लिए हमारा ऐप है डॉक्टर संजय अत्री एजुकेशन, वो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में नीचे दिया गया है। और लिंक में जाकर ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे आपको सागर बैच दिखेगी। सागर बैच में पहले इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव्स भी, हमने डिस्क्रिप्टिव के कुछ क्लासेस लिया हुआ है यूट्यूब पे ही, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस उसके बाद स्टार्ट होंगी, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों के लिए एक ही चार्ज है, माने 6000 में आपको दोनों क्लासेस मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और फी चार्जेस बच्चों बहुत कम है, क्लास आपकी 10 बजे होती है 10 AM पर, ठीक। तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जरा सा भी डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक। बाकी आप पढ़ाने की शैली, क्वालिटी सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। हमारी तरफ से बहुत ज्यादा दबाव मैं नहीं दूंगा, ठीक है, कि मैं दबाव दूंगा आपको, अपने अकॉर्डिंग आप निर्णय लीजिए, चूंकि चुनाव आपका होना चाहिए, ठीक है, निर्णय आपका होना चाहिए, ठीक। चलिए, थैंक यू। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं बच्चों, कल मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।